तो चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। लिखिएगा हेडिंग 1.2 कूलम्स लॉ। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक कवर हो गया है, सेकंड टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सब टॉपिक हो उसको हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या नाम है? बहुत ही कॉमन नेम है, आप पहले भी इसका नाम सुन चुके हैं। होता क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले ये बताइए फोर्स क्या होता है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। बॉडी के स्टेट को क्या करता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाते तो क्या होता है? बॉडी मूव कर जाता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसको रोकना चाहते हैं तो किसके वजह से रोकेगा? बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई कीजिएगा तब ना बॉडी रुकेगा। और अगर किसी का बॉडी मान लीजिए किसी स्पीड से वो चल रहा है और उसके स्पीड को आप चेंज करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं या फिर, तब क्या लगाइएगा उसमें? समझ में आए फोर्स क्या होता है। और बहुत सारे फोर्स होते हैं, आप पढ़े होंगे 11th में भी। जैसे अगर हम हाथ से कोई चीज किसी पे फोर्स लगा रहे हैं हाथ से और बॉडी मूव कर जा रहा, यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? मस्कुलर। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेच रस्सी होता है ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसमें भी एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? इसी तरह आप जैसे बैठे हुए ना, उसके आप जहां बैठे हुए हैं नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे फोर्स होते हैं जिसमें से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन जब पढ़े थे बताए थे आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। जब चार्ज किस कंडीशन में रहता है? रेस्ट में रहता है, यानी उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब सपोज कीजिए दो बॉडी आपके पास, दो क्या है? बॉडी है, और दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है। दोनों बॉडी क्या है? ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, अगर इस बॉडी में, अगर इस बॉडी को करीब लाएंगे, क्या करेंगे? करीब लाएंगे। जैसे हम करीब लाएंगे तो दोनों क्या होगा? आपस में फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? आपस में फोर्स लगाएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इसको बोलते हैं हम लोग रिपल्शन। क्या बोलते हैं? इसी तरह मान लीजिए एक बॉडी है और वो नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसा बॉडी है? नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और दूसरा बॉडी भी क्या है? नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और इसको हम लोग जैसे करीब में लाएंगे तो आपस में एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? दूर भागेगा। क्या होगा? यानी रिपल्शन होगा। बिकॉज दोनों का नेचर क्या है? इस बॉडी का भी नेचर नेगेटिव है, इस बॉडी का भी नेचर। अगर दोनों बॉडी का नेचर सेम होता है तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव फोर्स। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्शन। क्या हो रहा? इसी तरह एक और बॉडी लेंगे हम लोग, एक और बॉडी लेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और दूसरा जो बॉडी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या होगा? तो बताइए इस केस में दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? तो बताइए कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? हाँ, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब तीन केस जो बताया गया इसमें ये बताइए फोर्स जो लग रहा है किसके वजह से लग रहा है? रीजन चार्ज की वजह से, क्योंकि बॉडी चार्ज था तभी फोर्स लग रहा। और बॉडी अगर चार्ज नहीं होता तो फोर्स इसमें यहाँ पर नहीं लगता है ना। यानी जब चार्ज वहां पर आया तब क्या लगा? फोर्स लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? और फोर्स ये रिपल्शन भी हो सकता है, यानी रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक जनरल नेम है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो एक जनरल नेम है। चलिए लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और रिपल्शन, और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज
between two TWO2 charged bodies when they are when they are at rest, when they are at rest, यानी ये बॉडी जब रेस्ट में रहेगा चार्ज बॉडी और उसके वजह से फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लीजिए तीनों। बना लिए, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक, सब टॉपिक कूलम्स फोर्स, COULOMBS, कूलम्स फोर्स। देखिए ना, देखिए कूलम्स फोर्स क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स होता है जो चार्ज की वजह से डेवलप करता है। किसके वजह से? चार्ज की वजह से। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा पॉइंट साइज होगा, क्या होगा, यानी छोटे चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर दो पॉइंट साइज का हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं और एक हम लोग पॉजिटिव लेते हैं +Q1 और इसको +Q1 लेते हैं, ये भी पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉइंट चार्ज अगर होगा, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट साइज का पार्टिकल जो चार्ज होगा उसके वजह से भी क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा? अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या लगेगा, रिपल्शन। क्या होगा यहाँ पर? रिपल्शन, यानी रिपल्सिव फोर्स। और इसी तरह पॉइंट चार्ज आपके पास है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है और इसके बीच में मतलब दोनों चार्ज का वैल्यू है -Q1 है और ये -Q2 है, इस केस में भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ में आया? यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स यानी क्या होगा, रिपल्शन होगा। कोई दिक्कत? और अगर मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे चार्ज नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी हम बोलेंगे अट्रैक्शन। समझ में आया? अब ये बताइए, अभी हम लोग जो पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो होता है ना सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल होता है और हाँ पॉइंट साइज का भी या छोटे बॉडी किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब बात करते हैं कूलम्स फोर्स, किसके बारे में, तो हमारे जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही पॉइंट साइज होता है, क्या होता है, और वो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं वो पार्टिकल्स, और उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कूलम्स फोर्स बोलते हैं। यहाँ भी चार्ज की वजह से हो रहा, और इससे पहले जो पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी किसकी वजह से हुआ। लेकिन दोनों में एक कंडीशन है, इसके लिए क्या है बताइए, दोनों में एक डिफरेंस क्या है। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और वो जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पॉइंट चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है और बड़े बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है, बनाइए। अच्छा, डेफिनेशन पर लिख लीजिए। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और रिपल्शन और रिपल्शन
between 2 point charge, between 2 point charge, between 2 point charge, when they are at rest, when they are at rest, when they are at rest. लिख लिए, तीनों को डायग्राम बनाइएगा। बना लिए। चलिए उसके बाद इसका सब हेडिंग लिखिएगा, कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस पे डिपेंड करता है, पहले हेडिंग दे दीजिए उसके बाद बताते हैं। कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन, कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन। आपको 11th में पढ़ाया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसमें ये बताइए, जो फोर्स का फॉर्मूला होता था क्या होता था, कैपिटल जी, यही होता था ना। यानी इसमें ये दिख रहा मास, दिख रहा ना आपको, मास है दो, m1 पहला मास, m2 दूसरा मास। अब ये बताइए, अगर मास को बढ़ाएंगे, m1 को बढ़ाएंगे, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर सिर्फ m2 बढ़ाएंगे तब भी फोर्स का वैल्यू, और दोनों को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स का वैल्यू। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे चार्ज के बारे में, किसके बारे में। अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, या चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा होगा, अगर हम चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे, Q1 का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। अगर Q2 का बढ़ाएंगे तब भी फोर्स का वैल्यू, अगर दोनों को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स का वैल्यू सेम। इसके तरह मास बढ़ाते हैं ना फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, वैसे ही चार्ज के वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी। तो इसका मतलब जितने ज्यादा चार्ज के वैल्यू उतना ज्यादा फोर्स। तो नंबर 1 में लिखेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। हो गया। अच्छा इसमें देखिएगा ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये एफ और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, ये नीचे है ये ऊपर है, इसका मतलब दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है। क्या है इसका मतलब, क्या होता है कि अगर हम नीचे वाले वैल्यू को बढ़ाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और आर घटाएंगे तो फोर्स, समझ में आया। इसको बोलते हैं इनवर्सली, क्या बोलते हैं, यानी एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब अगर हम आर बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अपने आप घटने लगेगा। वैसे ही अगर हम इसका बीच, चार्ज के बीच का भी डिस्टेंस आर होता है, उसको हम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और आर घटाएंगे तो फोर्स। इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, थर्ड में लिखिएगा। इसमें ये देखिएगा जी का वैल्यू क्या होता था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता था ना जी। ये फॉर मतलब वैल्यू इसका होता था जी का, और वो फिक्स होता था, बार बार चेंज होता था।
फिक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वैल्यू फिक्स है पूरा यूनिवर्स के लिए, यानी ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड, अगर दो मास को हम एयर में रखे हैं, दो मास को वैक्यूम में रखे हैं, या दो मास को हम लोग किसी मीडियम में पानी में ले गए, फिर भी क्या होगा, फोर्स का वैल्यू सेम, चेंज नहीं होगा, फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ पर रखा हुआ एयर में, कहाँ रखा हुआ है, जिसका डिस्टेंस फिक्स है, जिसका चार्ज की वैल्यू फिक्स है, हम इसको उठा के पानी में ले जाएंगे, किसमें ले जाएंगे, और डिस्टेंस फिक्स रहेगा, चार्ज फिक्स रहेगा, क्या बताइए फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। इस केस में सेम नहीं होता है, फोर्स का वैल्यू सेम, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो चार्ज का वैल्यू मतलब फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। समझ में आ रही बात। कूलम्स फोर्स जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड, अगर मीडियम मतलब जैसे वाटर हो गया आपका, एयर भी एक मीडियम है ना, इस तरह आपका माइका हो गया, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम ले जाएंगे मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। क्लियर है ना। तो थर्ड में लिखिएगा नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। उसके बाद ये हो गया फोर्थ नंबर में, जैसे मान लीजिए दो चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में फोर्स लग रहा है मान लीजिए 100 न्यूटन, कितना लग रहा, इधर भी 100 न्यूटन, उधर उस तरफ भी, दोनों तरफ 100 न्यूटन लग रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम क्या करते, एक और चार्ज पार्टिकल लेकर आते, क्या करेंगे, और इसके आसपास मिला के रख देंगे, जब इसके आसपास मिला के रखेंगे तो ये डिस्टर्ब कर देगा, इस फोर्स को क्या करेगा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, और बात समझ में आ रही। इसका मतलब फोर्थ पॉइंट ये होता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा फोर्स का वैल्यू, अदर चार्जेस। समझ में आया, लिख लीजिए। चलिए उसके बाद आगे लिखिएगा, इसी का सब हेडिंग है कूलम्स, कूलम्स फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर वन, कूलम्स फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, लिख लिए। देखिए अभी हम लोग क्या देखे, दो चार्ज पार्टिकल है, एक आपका Q1 है, दूसरा क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव होता है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, पार्टिकल का कुछ भी मास हो, पार्टिकल का, देखिए चार्ज हमेशा जुड़ा रहता है पार्टिकल्स के साथ, किसके साथ, पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बॉडी के साथ भी चार्ज होता है, बिना मास का चार्ज पॉसिबल, क्योंकि मास है तो एटम से, एटम से तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, समझ में आया। और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है। इसका मतलब अगर मास बढ़ जाता है, मास, तो चार्ज जो होता है, कूलम्स फोर्स जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता। ये चीज समझ में आया। अगर हम कोई दूसरा मास का लेंगे सेम चार्ज का वैल्यू, मान लीजिए इसका जो चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, इसका भी 1 कूलम है, और डिस्टेंस है मान लीजिए 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, और इसी तरह हम क्या किए, एक चार्ज का वैल्यू लिए हैं Q1 इक्वल टू 1 कूलम, बट ये बड़ा है थोड़ा सा, क्या है चार्ज का वैल्यू, मतलब पार्टिकल का साइज का वैल्यू क्या है, बड़ा है, पार्टिकल जो साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन चार्ज का वैल्यू सेम है, चार्ज का वैल्यू, तो फोर्स का वैल्यू अभी भी सेम होगा, अलग नहीं लगेगा। समझ में आया। तो पहला में लिखिएगा मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल्स। देखिए सेकंड ये है, सेकंड लिख लीजिए, शेप एंड साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, शेप एंड साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स
चार्ज पार्टिकल्स, मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज है, उसका शेप कुछ भी हो, स्फीयर हो, सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी हो, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के वैल्यू पे। ये शेप एंड साइज जो भी हो उसका, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लिख लिए, थर्ड में लिखिएगा नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। थर्ड में लिखिएगा नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि दो चार्ज है, ठीक है, प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, ये प्लस 1 कूलम है, ये प्लस 1 कूलम, इसके बीच में फोर्स लगा मान लीजिए रिपल्सिव। अब हम क्या किए, एक तरफ Q1 जो लिए पॉजिटिव ले लिया 1 कूलम, लेकिन Q2 क्या ले लिए, माइनस में लिख दिए, माइनस 1 कूलम। तो देखिए इसमें क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं, सिर्फ नेचर अलग है, एक प्लस है दूसरा, लेकिन फोर्स का वैल्यू सेम होगा। फोर्स का वैल्यू सिर्फ क्या चीज चेंजेस होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन वो चेंज होगा, किसके वजह से, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, हो गया। चलिए हेडिंग, न्यू हेडिंग लिखिएगा, कूलम्स लॉ। अच्छा से स्पेलिंग लिखिएगा, COULOMBS, कूलम्स लॉ। पहले इस लॉ को समझेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये लॉ क्या कहता है, समझिए। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस Q1 है, दूसरा क्या है, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा कैसा, रिपल्शन लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है F और इधर भी फोर्स लग रहा है क्या, F, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बेसिकली ये हेल्प करता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने में। किसका फॉर्मूला, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करता है कौन, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो चार्ज पे डिपेंड करता है, किस पे, और चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा, मतलब चार्ज को बढ़ाएंगे, Q1 को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और Q1 Q2 दोनों को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स। ठीक है, इसका मतलब दोनों पे डिपेंड करता है, समझ में आया, पहला इक्वेशन। दूसरा, जो फोर्स होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज डिस्टेंस, उसका स्क्वायर होता है। और कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली। कैसा, अगर r को बढ़ाएंगे तो f क्या हो, घटेगा, और r को घटाएंगे तो f, अगर मान लीजिए r को हम घटा रहे तो फोर्स का वैल्यू घटेगा, r बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू, r घटाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और r बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है, इसलिए नीचे में आया है, r बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंबाइन कीजिए तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और आपको पता है ना, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते तो इक्वल टू लाते हैं, और इक्वल टू लाने के बाद क्या लगता है, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट होता है K, ये K क्या है, K है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई। अब ये क्या चीज है, सब समझ में आ जाएगा। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है, और उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो समझ में आ रहा ना नंबर। एप्सिलॉन नॉट मीडियम के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, ये नॉट जो लगा हुआ है ना, एप्सिलॉन ई की तरह लिखा हुआ है, और नॉट लगा हुआ, ये बता रहा है कि चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, बेसिकली ये वैक्यूम के बारे में बताता है, लेकिन एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों का वैल्यू लगभग सेम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम चार्ज के पार्टिकल को कहाँ रख दिए, वाटर में, किस में रख दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन डब्ल्यू। क्या लिख देंगे, तो नॉट वैक्यूम के बारे में बता रहा है, किसके बारे में,
समझ में आया? अभी आपको बताया ना, मीडियम पे डिपेंड करता है ना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। ठीक है, अब बताइए ये इक्वेशन जो होगा, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसको बोलते हैं? फ्री स्पेस किसको बोलते हैं? वैक्यूम को किसको बोलते हैं? समझ में आया? चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the force of attraction, the force of attraction or repulsion between two static charges, static मतलब रेस्ट ना, static charges is डायरेक्टली के स्पेलिंग पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the two charges and is proportional and is inversely proportional लिखिएगा, and is inversely proportional to the square of the distance between the line joining of two charges, between the line joining of two charges लिख लिए, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिखिए नीचे में, कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन लिखिएगा इससे नीचे, लेट अस कंसीडर, उसके नीचे लिखिए, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, ऐसे Q1 and Q2 and separated by a distance of स्मॉल r लिखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फुल स्टॉप, नीचे में लिखिएगा लेट फिर से लिखिएगा लेट F be the Coulomb's force, let F be the Coulomb's force F be the Coulomb's force। उसके नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, हाँ डायग्राम पहले बनाइए, बीच में डायग्राम बनाइए, उसके जस्ट नीचे में बीच में डायग्राम बनाइए वाला, बीच में अच्छे से डायग्राम बनाइए, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए।
उसके बाद यहां से लिखना शुरू कीजिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये पूरा नीचे बनाइएगा, फिर ये पूरा नीचे इस तरह आइएगा। स्पेस दे दे के अच्छे से एक्सप्रेशन बनाइएगा। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। वर्ड जो पढ़ा ये ग्रीक लेटर है ना, लिख लिए यहां तक। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और स्लैश दे के लिखिएगा वैक्यूम। वैक्यूम किसको बोलते हैं, जहां पर भी कोई पार्टिकल्स नहीं होते है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पर ये तो हम बात करें किसके लिए, स्पेशली एयर वैक्यूम के लिए ना। अब अगर मान लीजिए मेरा चार्ज कोई अदर मीडियम हो, वाटर में हो, कहीं भी हो, तो कैसे दिखाएंगे। तो कूलम्स फोर्स इन एनी मीडियम, इन एनी कोई मीडियम हो सकता है ना। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन सिर्फ होगा। नॉट किसके बारे में बताता है, वैक्यूम के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू Q1 Q2 बाय, समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, तो उसी का आगे का है। हो गया, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू था, आपको याद होगा, वैल्यू ऑफ के था ना, उसका अपना वैल्यू होता है। तो वैल्यू ऑफ के, और हम बात करें स्पेशली किसके बारे में, इन वैक्यूम के बारे में। किसके बारे में, यानी चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ, तो वैल्यू ऑफ के कितना होता है, यहाँ देखिएगा। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट कैसे आता है समझा देंगे, लेकिन के का वैल्यू कितना होता है, हाँ।
ये आपका एसआई यूनिट में होता है, किसमें होता है? एसआई यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहां देखिएगा, और के का वैल्यू 1 होता है, 1 डाइन सीजीएस यूनिट, न्यूटन का क्या होता है? डाइन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम का ईएसयू का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है आपका, मतलब ये वैल्यू होता है सीजीएस में, किसमें? सीजीएस जानते हैं ना? सीजीएस उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर हो, मास ग्राम में या टाइम सेकंड में। तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का सीजीएस क्या होता है? डाइन, क्या होता है? मीटर एसआई है, उसका सीजीएस सेंटीमीटर। कूलम चार्ज एसआई है, उसका सीजीएस ईएसयू का स्क्वायर, ठीक है। अभी एक यूनिट जो कैसे आया उसको हम सिखाएंगे आगे में, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और एक होता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और किसके बारे में बात करें? वैक्यूम, किसके बारे में? तो इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। समझ में आया? इसको लिख लीजिए। ये नीचे में लिखा हुआ ना ESU है, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। (8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, यूनिट कैसे निकला है वो अलग से निकाल के सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसमें दो केस है। केस नंबर 1, अगर मान लीजिए इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 मतलब, तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है, और अगर हम बोलेंगे प्लस इंटू प्लस क्या देगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या देगा? प्लस इंटू माइनस क्या देगा? माइनस इंटू प्लस क्या देगा? इसका मतलब दो केस से पॉजिटिव मिल रहा है, दो केस में आइदर आपका दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात? या दोनों, यानी अगर दो चार्ज आपके पास है और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों, तब रिजल्ट क्या देगा? दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव देगा। क्या देगा? जैसे मान लीजिए अगर हम एक चार्ज दिए पॉजिटिव, ठीक है, +1 कूलम, कितना लिए? दूसरा चार्ज दिए है +1 कूलम, ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? +1 इंटू +1, मतलब प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है, +1 कूलम। समझ में आया? यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मान लीजिए हम Q का वैल्यू क्या हो, Q1 का वैल्यू -1 कूलम लेते हैं, Q2 भी कितना लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस, तब भी क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दो चार्ज जो है या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, और दोनों केस में फोर्स जो रहेगा कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसे हम पॉइंट से बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा? चार्जेस आर लाइक, कैसा होगा? लाइक, है ना। और दूसरा पॉइंट ये बताइए कि फोर्स क्या होगा? फोर्स इज रिपल्सिव,
समझ में आया? और जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। ग्राफ में क्या होगा वो? चलिए बनाइए। बना लिए? चलिए उसके बाद इसका दूसरा केस है केस टू। इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाए? इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव कब हो सकता है? एक प्लस होगा दूसरा तभी नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो मतलब ऐसा केस कब पॉसिबल है? जब चार्जेस आर क्या? अनलाइक। ठीक है। और फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। और फोर्स जो अट्रैक्टिव होगा, ग्राफ में फोर्स को कैसे देखिएगा? पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? नेगेटिव नजर आएगा। कैसा नजर आएगा ग्राफ में? ठीक है। अनलाइक का मतलब अलग अलग टाइप का ना। बना लिए? चलिए फिर लिखिए ग्राफ्स, लिखिए ग्राफ्स। देखिए पहला जो ग्राफ देखेंगे फोर्स के बीच में, फोर्स बिटवीन फोर्स वर्सेस चार्जेस, फोर्स वर्सेस, और इसमें क्या करेंगे? आर कांस्टेंट होगा। आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। यहाँ देखिएगा फॉर्मूला में जानते हैं फोर के Q1 Q2 बाय, तो बताइए फोर्स का रिलेशन चार्ज के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है? चार्ज को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू, तो ये ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। फोर्स जो है वाई एक्सिस में है और चार्ज दोनों का प्रोडक्ट आपका एक्स एक्सिस में है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका नाम होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ समझिए। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का, तो एम एक्स प्लस सी क्या होता है? एम क्या है? स्लोप है। एक्स जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होगा, वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगा, सी इज द इंटरसेप्ट। ठीक है। और सी कहाँ का इंटरसेप्ट करता है? वाई में। किसमें? अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो इसका मतलब ग्राफ समझे कैसे बनेगा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। प्लस सी ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव ऊपर वाई से ले रहा है। ठीक है। और अगर मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी होगा, तो ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा। दिस इज माइनस सी। समझ में आया? और अगर मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स, सी जीरो हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? तो कहां से शुरू होगा? फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया? तो हम लोग कौन सा ग्राफ यहाँ फॉलो हो रहा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
ओरिजिन, यानी अगर चार्ज जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, कोई भी एक चार्ज जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, और अगर चार्ज जैसे जिससे बढ़ाएंगे फोर्स का वैल्यू भी, चलिए बनाइएगा तो। और ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में। बन गया। चलिए उसके बाद दूसरा ग्राफ देखेंगे। दूसरा आपका फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज का, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और इसमें क्या होगा, Q1 Q2 क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। अच्छा याद रखिएगा, अभी मीडियम हम कांस्टेंट रखे हैं ना, मीडियम को वेरी नहीं करना, वो भी कांस्टेंट है। अब इसका रिलेशन पता है कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, यही होता है ना। आर बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू घटेगा। तो अब ये अगर मान लीजिए इसको आप चेक कीजिएगा कैसे ये घट रहा, डिक्रीजिंग रेट कैसा है। तो अगर मान लीजिए आर लिखते हैं, यहाँ पर एफ लिखते हैं, आर इज एफ इज द फंक्शन ऑफ आर। एफ क्या है, हाँ मतलब आर का वैल्यू चेंज होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। आर अगर 1 लेंगे तो फोर्स का वैल्यू 1 मिलेगा। आर 2 रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। आर 3 रखेंगे तो 1/R4 रखेंगे 1/। तो इसमें देखिए जो स्पेसिंग है, जो गैपिंग है, दोनों के बीच में हमेशा सेम आ रहा है, बताइए तो। 1/4 और 1 के बीच में जो गैपिंग है, 1/4 और 1/9 के बीच में जो गैपिंग है, 1/9 और 1/16 के बीच में जो गैपिंग है, सेम है। चेंज हो रहा बार बार गैपिंग ना, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रेट क्या हो रहा, बार बार उसका चेंज हो रहा, डिक्रीज तो हो रहा, लेकिन कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा, वेरिएबल रेट से डिक्रीज हो रहा। कैसे डिक्रीज हो रहा, वेरिएबल रेट। क्यों, क्योंकि आप चेक कीजिएगा तो इसके बीच के जो माइनस करके निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा, उसके बाद जो सक्सेसिव अगला देखिएगा 2 और 3 के बीच में, वो ज्यादा होगा, वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। फिर ऐसे ही इसके बीच में देखिएगा तो और ज्यादा होगा, यानी बार बार डिफरेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप चेक कीजिए, मतलब ग्राफ जब बनाइएगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, कैसा बनेगा। और कर्व जो बनेगा इसका नाम, यहाँ फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फोर्स होगा, और एक्स एक्सिस में आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये इसका नाम पता है क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर्व इसलिए बना है क्योंकि इसका बीच का जो गैपिंग है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, क्या है। अगर मान लीजिए गैपिंग सेम होता है तो ग्राफ पता है कैसा बनता है, ऐसे स्ट्रेट बनता है ना। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, क्योंकि हर एक के दो के बीच में क्या है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अब ये बना लीजिए।
अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह बनाया जाए, ऐसे 1/r² आपका एक्स एक्सिस बन जाए और वाई एक्सिस फोर्स बन जाए, बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ दोबारा स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, क्योंकि हम लोग 1/x² को क्या कर दिए, एक्स मान लिए। तो क्या मान लिए, यानी सिंगल एक यूनिट मान लिए है। ठीक है, जब सिंगल एक यूनिट मान लेते हैं तो कैसा रिलेशन हो जाता है, डायरेक्टली कैसा रिलेशन हो जाता है, हाँ वही होगा। ठीक, इसको ही बना लीजिएगा। तो दोनों डिफरेंस समझ में आया? अगर आर लीजिएगा तो ग्राफ कर्व बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और अगर मान लीजिए फोर्स वर्सेस 1/r² होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।